महकमा सुराग रसानी का आइडेंटिटी कास्ट इक्विपमेंट का इंचार्ज कैप्टन फयाज के ऑफिस में दाखिल हुआ। इसके हाथ में एक फाइल था। फाइल इसने कैप्टन फयाज के सामने रख दिया और बोला, मैंने इन पांचों को अलग अलग ट्राई किया है। इनके बताए हुए हुलिये में सर मोह फर्क नहीं है। पांचों तस्वीरें फाइल में मौजूद हैं। अच्छा, अब तुम जाओ, मैं देखूंगा। इंचार्ज के चले जाने के बाद इसने फाइल खोलकर पांचों कलमी तस्वीर के फोटो प्रिंट निकाले और बगौर इन्हें देखने लगा। ये तस्वीर एक ही आदमी की थी। तवील सांस लेकर वो कुर्सी की पुष्टगाह से टिक गया। ये तस्वीर इमरान की थी। फयाज ने तो महज जुबानी हुलिये की बिना पर इमरान के लिए कुओं में भांस डलवा दिए थे। कुछ ही देर पहले किसी नामालूम आदमी ने फोन पर इतला दी थी कि इमरान नवाब शमसू के पागलखाने में मौजूद है, लिहाजा इसने वहां फ्लाइंग स्क्वाड की गाड़ी भिजवा दी थी। न जाने क्यों इस बार वो जाती तौर पर इमरान से नहीं उलझना चाहता था, फिर भी ये तस्वीर रहमान साहब को भिजवा देने की ख्वाहिश जरूर रखता था। इसने यही किया। अपने नोट के साथ वो फाइल रहमान साहब को भिजवा दिया और फिर रहमान साहब के ऑफिस में इसकी तलबी हो गई। शायद रहमान साहब का मूड पहले ही से खराब था। फयाज को देखते ही बरस पड़े। मेरा ख्याल है कि तुम जहनी तौर पर दिवालिया होते जा रहे हो, इन्होंने मेज पर हाथ मार कर कहा। आइडेंटिटी कास्ट का रिजल्ट मुझे भिजवाने की क्या जरूरत थी? मैंने महज इसलिए ये इकदाम किया था कि आपको भी इल्म हो जाए। रहमान साहब ने फाइल उठाकर इसके सामने फेंक दिया और बोले, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। अगर वो गिरफ्त में आ रहा है तो अपना फर्ज पूरा करो। बाबा बहुत बेहतर जनाब, फयाज ने बड़े अदब से कहा और फाइल उठाकर इनके ऑफिस से निकल आया। बहुत शिद्दत से झंझला गया था। अपने ऑफिस में पहुंचकर इसने फ्लाइंग स्क्वाड के कमांडर को फोन किया। इसने बताया कि कुछ देर कबल कैप्टन फयाज को रिंग किया था, जवाब नहीं मिला। मैं ऑफिस में मौजूद नहीं था, फयाज ने माउथपीस में कहा। वो हाथ आया या नहीं? वहां मौजूद था, बाथरूम की खिड़की के रास्ते फरार हो गया। सायरन बंद कर देना चाहिए था, आपने ऐसी कोई हिदायत नहीं दी। अच्छा खैर, फयाज ने बुनाकर रिसीवर क्रैडल पर पटक दिया। इसके बाद वो ऑफिस से सीधा इमरान के फ्लैट की तरफ दौड़ा गया था। जाहिर है कि इमरान वहां कहाँ मिलता। सलमान मौजूद था। इसकी शामत आ गई। जोसेफ कहाँ है? केलूला कर रहा है जनाबे आला। सलमान घिघियाया। जगाओ उसे, यहाँ बुलाओ। साहब, मैं जगा तो दूं इसे, लेकिन इससे पहले आप एम्बुलेंस गाड़ी को फोन कर दीजिए। क्या बकवास है? मेरी हड्डी पसली एक कर देगा हरामखोर। जाओ। फयाज पैर पटक कर धाड़ा। इतने में फोन की घंटी बजी। सलमान ने कॉल रिसीव करना चाहा, लेकिन फयाज ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। फिर आवाज बदलने की कोशिश करते हुए इसने कॉल रिसीव की थी। दूसरी तरफ से इमरान की आवाज आई, क्यों बे सलमान के बच्चे, ये तेरी आवाज को क्या हो गया है? मुझे बुखार हो गया है साहब, और आवाज भी बैठ गई है। फौरन आ जाइए, मुझ पर गशी सी तारी हो रही है। अबे मैं तो आलम अरवाह से बोल रहा हूँ। आज सुबह बस से कुचलकर मर गया था। मेरी लाश सिविल अस्पताल के मुर्दाखाने में पड़ी हुई है। शनाख्त करके घर उठा ला। फयाज को भी इतला दे दीजिए ताकि गौर कफन का मरहला भी बआसानी तय हो सके। और सुन, लेकिन फयाज जलाकर सिलसिला मुनक़ता कर चुका था। फिर इसने फौरन ही दूसरे नंबर डायल किए और टेलीफोन एक्सचेंज के किसी जिम्मेदार आदमी से राब्ता कायम करके इमरान का फोन नंबर बताते हुए कहा, अभी अभी इस पर एक कॉल आई थी, मालूम करो किस नंबर से आई थी। योर आइडेंटिटी प्लीज। फजूल वक्त ना जाया करो, मैं एक जिम्मेदार सरकारी ऑफिसर हूँ। बहुत बेहतर जनाब, होल्ड ऑन कीजिए। फिर शायद 1 मिनट बाद दोबारा इसकी आवाज सुनाई दी। ये कॉल पब्लिक टेलीफोन बूथ नंबर 11 से हुई थी, जो शहर के 18वें हल्के में वाक़या है। बहुत बुरा सा मुंह बनाकर इसने सिलसिला मुनक़ता कर दिया। सलमान जहाँ पहले खड़ा था वहीं अब भी मौजूद था। फयाज चंद लम्हे इसे घूरता रहा, फिर बोला, अगर इमरान को ये मालूम हुआ कि इसकी कॉल मैंने रिसीव की थी तो मैं तेरी खाल उतार दूंगा। फिर क्या बताऊंगा जनाब, मुझ में ये सलाहियत नहीं कि आवाज बिठाकर बात कर सकूं। मेरे साथ चल। कहाँ जनाब? तेरी आवाज भी बैठ जाएगी और किसी कदर बुखार भी हो जाएगा। सरकार, मैंने क्या कसूर किया है? चलो। फयाज धाड़ा। ठीक इसी वक्त जोसेफ कमरे में दाखिल हुआ। इस वक्त वो मुसल्ला था और इसने फौजी वर्दी पहन रखी थी। आप बहुत शोर मचा रहे हैं जनाब, इसने बड़े अदब से कहा। क्या मतलब? फयाज का लहजा कहर आलूद था। मतलब ये कि एक मुअज़्ज़िज़ और शरीफ आदमी की कयामगाह है। क्यों बकवास कर रहा है? ये मेरा फर्ज है जनाब, मैं इसे अपने साथ ले जा रहा हूँ। फयाज ने सलमान की तरफ देखकर कहा, क्या ये जाना चाहता है? सलमान ने अपने सर को मनफी जुम्बिश दी और जोसेफ बोला, ये नहीं जाना चाहता जनाब। बकवास बंद करो और यहाँ से चले जाओ। आप इसे नहीं ले जा सकते जनाब, जोसेफ ने रिवॉल्वर के दस्ते पर हाथ रखकर कहा। बड़ी अजीब सिचुएशन थी। फयाज सोच भी नहीं सकता था कि इमरान का कोई मुलाजिम इस तरह पेश आएगा।
जलाहट में इसने अपना रिवॉल्वर निकाल कर जोसेफ को कवर करते हुए कहा, अपने हाथ ऊपर उठाओ और नीचे चलो। जोसेफ ने हाथ ऊपर उठा दिए और सलमान से बोला, मैं तुझे जो फोन नंबर बता रहा हूँ इस पर रिंग करके ये इतला दे दीजिए कि इजाजतनामा TCL 36 रखने वाले को महकमा सुराग रसानी के कैप्टन फयाज ने गिरफ्तार कर लिया है। फिर इसने फोन नंबर बता दिया। ये सब क्या बकवास है सलमान? जोसेफ ने फयाज की परवाह किए बगैर कहा, मेरी कोट की जेब से इजाजतनामा निकालकर ऑफिसर को दिखाओ। सलमान आगे बढ़ा ही था कि फयाज ने इसे डांट दिया, तो फिर आप ही तकलीफ कीजिए, मेरी बाएं जानिब वाली जेब में मौजूद है। फयाज ने जोसेफ की जेब में हाथ डालकर आइडेंटिटी कार्ड किस्म की कोई चीज निकाली और इसे देखता रहा। दफतन जोसेफ ने कहा, वर्दी और रिवॉल्वर साथ ही मिले थे। मैं इमरान साहब का बॉडीगार्ड और इनकी अदम मौजूदगी में इनके मुलाजिमीन और अमलाक का मुहाफिज हूँ। आप यहाँ से सलमान को इस सूरत में ले जा सकेंगे जब खुद वो यहाँ मौजूद हों, वरना महकमा खारजा के सेक्रेटरी को जवाबदेही करनी पड़ेगी। फयाज इजाजतनामे को मेज पर पटक कर फ्लैट से निकला चला गया। सलमान कभी जोसेफ की तरफ देखता था और कभी दरवाजे की तरफ। तुम बिल्कुल गधे हो, दफतन जोसेफ ने सलमान से कहा। अगर मैं इत्तेफाकन इधर ना निकलता तो वो तुम्हें साथ ले गया था। अच्छा मेरे बाप, जो तू कहे वो ठीक है। वो किसका फोन था? शायद साहब ही का फोन था और इसने सलमान बनकर काल वसूल की थी। वाकई मेरी आवाज बैठी जा रही है, मेरा पीछा छोड़। सलमान अपनी गर्दन मसलता हुआ वहां से चला गया। दूसरी सुबह इमरान फिर अल्तमश में जा धमका। आज भी रेडीमेड मेकअप में था, लेकिन आज गले में कैमरा लटक रहा था और हाथ में फ्लैश गन थी। वो सीधा इस हाल में पहुंचा जहां पागलों का इज्तिमा होता था। इत्तेफाक से आज 2 और प्रेस फोटोग्राफर भी मौजूद थे, इसलिए खुद इसकी तरफ किसी ने भी खसूसी तवज्जो ना दी। डाइस पर महापागल, बाउली और खपती तीनों नजर आए। दफतन बाउली अपनी जगह से उठकर डाइस के सिरे पर आई और दूसरों को मुखातिब करके बोली, अब जलसे की कार्रवाई शुरू होती है। प्रेस फोटोग्राफर भी मौजूद हैं, लेकिन मैं इन्हें आगाह कर देना चाहती हूँ कि वो यहाँ की तस्वीर नहीं ले सकेंगे। अगर किसी ने इसकी कोशिश की तो इसका कैमरा छीन कर तोड़ दिया जाएगा। ये ज्यादती है मोहतरमा, इमरान ने हाथ उठाकर बदली हुई आवाज में कहा। कोशिश करके देखो क्या हशर होता है, इमरान ने दूसरे फोटोग्राफर्स से कहा। ऐसे नामाकूल पागल आज तक मेरी नजर से नहीं गुजरे। आप कहाँ से तशरीफ लाए हैं जनाब? एक फोटोग्राफर ने इससे पूछा। जहाँ से दिल चाहता है तशरीफ लाता हूँ। फ्रीलांसिंग एक तरह की बादशाहत है। बजाय इरशाद हुआ, कहीं इस वक्त आप चिड़ियाघर से तो तशरीफ नहीं लाए? रेडीमेड मेकअप में भी वो अच्छा खासा गोरीला लगता था। चिड़िया का घर घोंसला कहलाता है। भाई बजले संज भी मालूम होते हो, पहले का लहजा तंजिया था। मरंजाने मरंज, दूसरे ने तस्हीह की। मुझे रंज है कि इस वक्त आप दोनों के खिलाफ पागलपन का मुजाहरा नहीं कर सकता, इमरान मुस्कुरा कर बोला, लेकिन बेचारी मुस्कुराहट घनी मूंछों की ओट में दम तोड़ कर रह गई। बाउली फिर अपनी जगह पर वापस जा रही थी। अब महापागल डाइस के सिरे पर तशरीफ लाए और इन्होंने 3-4 नाम पुकारे और फिर बोले, एक एक करके मेरे पास आओ। एक आदमी मजमे से निकलकर आगे बढ़ा और स्टेज के करीब पहुंचकर इसने अंगश्ते शहादत उठाई और ऊंची आवाज में कहने लगा, मैं खुदा को हाजिर नाजिर जानकर कहता हूँ कि मैंने 1 माह से मनशियात को हाथ नहीं लगाया और खुदा के भरोसे पर अहद करता हूँ कि आइंदा कभी मनशियात को हाथ नहीं लगाऊंगा। खुदा तुम्हारी मदद करे, मैं तुम्हें जन्नत की बशारत देता हूँ। महापागल ने दाहिना हाथ उठाकर कहा, फिर मजमा की तरफ देखकर कहा, नेक्स्ट। पहला पागल जा चुका था। दूसरा पागल इसकी जगह पहुंचकर अंगश्ते शहादत उठाता हुआ बोला, मैं बाहोशो हवास इतराफ करता हूँ कि मैंने 3 माह हुए एक बेहद शरीफ लड़की पर डोरे डाले थे, लेकिन अब खुदा को हाजिर नाजिर जानकर अहद करता हूँ कि मैं इसे अपनी फरेबकारी से मुतला करते हुए हमेशा के लिए इसे कता ताल्लुक कर लूंगा। मौजूदा ताल्लुक के दौरान में मुझसे कोई गैर इखलाकी या गैर समाजी हरकत सरजद नहीं हुई। और कुछ कहना है तुम्हें? महापागल ने पूछा। नहीं। अच्छा, तो इस लड़की से शादी कर लेने की कोशिश करो। अगर तुमने इस पर जाहिर कर दिया कि तुम फरेबी हो तो इसका दिल टूट जाएगा। दिल तोड़ना काबे को ढा देने के मुतरादिफ है। मैं कोशिश करूंगा महापागल, वो दरअसल मेरी जात बरादरी से ताल्लुक नहीं रखती, इसलिए इसके अजीज इस पर राजी नहीं होंगे। ठीक इसी वक्त कैप्टन फयाज हाल में दाखिल हुआ। इसके साथ 2 मुसल्लह और बावर्दी जवान भी थे। ठहरो! महापागल की धाड़ से दीवारें लरज गईं। इसके मुखातिब फयाज और इसके साथी थे। वो दरवाजे के करीब ही रुक गए। कोई मुसल्लह आदमी यहाँ कदम नहीं रख सकता, महापागल ने कहा। हम एक मुल्जिम की तलाश में आए हैं। मैं कहता हूँ इन मुसल्लह आदमियों को बाहर निकाल दो
ورنہ مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا۔ فیاض نے ان دونوں کو باہر چلے جانے کا اشارہ کیا۔ اگر تمہاری جیب میں بھی ریوالور موجود ہو تو اسے باہر چھوڑ آؤ۔ آپ میرے فرائض کی انجام دہی میں دخل اندازی کر رہے ہیں جناب، فیاض نے ناخوشگوار لہجے میں کہا۔ کیپٹن فیاض، باہر چلے جاؤ، تم بھی باہر چلے جاؤ۔ میری چھت کے نیچے تم کسی قاتل کو بھی گرفتار نہ کر سکو گے۔ بات نہ بڑھائیے نواب صاحب۔ عمران نے آگے بڑھ کر دونوں کی تصویر لینے کی کوشش کی ہی تھی کہ اسے دھکے دے کر حال سے باہر نکال دیا گیا۔ کئی پاگل اس پر ٹوٹ پڑے تھے۔ باہر نکل کر اس نے دونوں مسلح آدمیوں کو بڑے ادب سے سلام کیا اور بولا، کہیے آپ دونوں کی تصویریں کھینچ لوں؟ نہیں، ہرگز نہیں، دونوں ایک زبان ہو کر بولے۔ بہت اچھا جناب، وہ احتراماً جھکا اور آگے بڑھتا چلا گیا۔ اب وہ عمارت کے رہائشی حصے کی طرف جا رہا تھا۔ چیتا حسب دستور صدر دروازے پر پہرا دیتا ہوا نظر آیا۔ کیا ہے؟ کدھر چلے؟ وہ عمران کو گھورتا ہوا بولا۔ آپ ہی کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں جناب اعلیٰ۔ کیوں؟ پتہ نہیں کب سے اس خواہش کو دل کی گہرائیوں میں پال رہا ہوں کہ آپ کی بھی تصویر بناؤں۔ کیوں؟ اپنے اخبار میں چھاپنے کے لیے اور اپنی بیوی کے سنگار میز پر رکھنے کے لیے۔ کیوں؟ اسے جنگلی مرد بہت پسند ہیں۔ واہ بھائی، ماڈرن عورت جنگلی مرد چاہتی ہے۔ واقعی؟ چیتے کے دانت نکل پڑے۔ اب جلدی سے اپنی ایک تصویر بنوا لو۔ اگر اخبار میں چھاپ دی تو دیکھنا، ماڈرن عورتوں سے اس عمارت کی کمپاؤنڈ بھر جائے گی۔ کھینچو کھینچو میری تصویر، چیتا اکڑ کر بولا اور تصویر کھینچوانے کی پوزیشن میں آ گیا۔ عمران نے کیمرہ سنبھالا اور فلیش گن سیدھی کی، پھر بولا، کلوز اپ ہونا چاہیے، اور چیتے سے صرف 3 فٹ کے فاصلے پر کھڑا ہو گیا۔ لیکن فلیش گن سے روشنی کی بجائے سفید رنگ کا غبار نکل کر چیتے کے چہرے پر چھا گیا۔ عمران بڑی پھرتی سے کئی قدم پیچھے ہٹ گیا تھا۔ چیتا بے حس و حرکت کھڑا رہا۔ چند لمحوں کے بعد عمران پھر آگے بڑھا اور چیتے کے شانے پر ہاتھ رکھ کر بولا، اب بتاؤ کیسی طبیعت ہے؟ لیکن چیتا خاموش کھڑا اس طرح خلا میں آنکھیں پھاڑتا رہا جیسے اندھا، گونگا اور بہرا ہو گیا ہو۔ اندر جا رہا ہوں، روکنا چاہو تو روک لو، عمران نے اس کے گال پر ہلکی سی تبکی دے کر کہا، لیکن چیتے کی پوزیشن میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ عمران بڑے اطمینان سے اس کمرے میں داخل ہوا جسے وہ لوگ ڈرائنگ روم کہتے تھے۔ کیمرہ اور فلیش گن وہاں پڑے ہوئے کاٹ کباڑ کے ڈھیر میں چھپا دیے، پھر ناک کا خول مونچھوں سمیت چہرے سے الگ کر کے جیب میں ڈالا۔ اس کے بعد نہ صرف کوٹ الٹا تھا بلکہ پتلون بھی الٹ ڈالی تھی، اور اب وہ کریم کلر کے سوٹ میں تھا۔ 10 منٹ پورے رہائشی حصے کا جائزہ لینے میں صرف ہوئے تھے۔ اس کے بعد وہ پچھلے ایک دروازے سے نکل کر دوبارہ سامنے والے برآمدے میں آیا تھا۔ چیتا دیوار سے ٹیک لگائے فرش پر بے حس و حرکت بیٹھا نظر آیا۔ اس کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں، پلکیں بھی جھپکا رہا تھا۔ اس نے عمران کی طرف دیکھا بھی، لیکن اس کے چہرے پر کسی قسم کے بھی جذبات کا اظہار نہ ہوا۔ کیوں بیٹے؟ میں نے سنا ہے کہ تم میرے خون کے پیاسے ہو رہے ہو، عمران نے مضحکہ اڑانے والے انداز میں اس سے پوچھا۔ چیتے نے بڑی بے بسی سے اپنے سر کو منفی جنبش دی۔ کیوں؟ کیا تم کچھ بیمار ہو؟ عمران کا لہجہ ہمدردانہ تھا۔ اس نے پھر سر کو منفی جنبش دی۔ آخر بات کیا ہے؟ تم کچھ بولتے کیوں نہیں؟ اس نے بوقت اشارہ کیا کہ عمران اسے اٹھا کر اندر لے چلے۔ اچھا اچھا، عمران سر ہلا کر بولا، تم یقیناً بیمار معلوم ہوتے ہو۔ چلو۔ بغلوں میں ہاتھ دے کر چیتے کو اٹھاتے ہوئے اس نے ٹھنڈی سانس لی تھی اور بہت سنجیدگی سے بولا تھا، میں تمہارے لیے دکھی ہوں، تمہیں بہت پسند کرتا ہوں کیونکہ تم ایک طاقتور آدمی ہو۔ چیتا اس کے ساتھ چل نہیں رہا تھا بلکہ گھسٹ رہا تھا، پھر اشارے ہی کر کے وہ اسے پوری رہائشی حصے میں گھماتا پھرا تھا۔ واہ یار، تم نے تو تھکا مارا اس وقت، عمران نے ہانپنے کی اداکاری کرتے ہوئے کہا۔ آخر چاہتے کیا ہو؟ اس نے پھر سر کو منفی جنبش دی اور اسے ڈرائنگ روم تک لایا اور اشارہ کیا کہ اسے آرام کرسی پر لٹا دیا جائے۔ اب عمران اس پر جھکا ہوا کہہ رہا تھا، کچھ منہ سے بھی بولو میرے دوست، میں تمہارے لیے کیا کروں؟ چیتے نے اس بار اشارے سے کاغذ اور قلم مانگا تھا۔ عمران نے جیب سے اپنا قلم نکالا اور ڈائری سے ایک ورق پھاڑ کر اس کے حوالے کیا۔ پھر اس نے دیکھا کہ چیتا کچھ دیر پہلے کی کہانی لکھ رہا تھا۔ آخر میں اس نے شبہ ظاہر کیا کہ وہ فوٹوگرافر یقینی طور پر کوئی قیمتی چیز لے بھاگا ہے۔ پھر اس نے عمران سے استدعا کی تھی کہ وہ نواب شمسو اور اس کے سیکرٹری کی واپسی تک وہاں ٹھہرے۔ عمران کے استفسار پر اس نے اپنی کیفیت یوں لکھی، فلیش گن سے روشنی کی بجائے غبار سا نکلا تھا جو سانس کے ساتھ میرے جسم میں پہنچا اور میرے اعصاب کو نکارا بنا دیا۔ حلق بند ہو گیا ہے، کوشش کے باوجود بھی بات نہیں کر سکتا۔ عمران اس واقعے پر حیرت کا اظہار کر کے اسے دلاسا دیتا رہا۔ کچھ دیر بعد باؤلی کمرے میں داخل ہوئی۔ عمران پر نظر پڑتے ہی بہت زیادہ متحیر نظر آنے لگی، لیکن شاید اس کی موجودگی سے بھی زیادہ حیرت چیتے کو اس طرح آرام کرسی پر نیم دراز دیکھ کر ہوئی تھی۔ کیوں؟ تم یہاں کیوں لیٹے ہو؟ وہ جلا کر چیخی۔
اور اس से कोई जवाब ना पाकर इमरान पर उलट पड़ी। क्या तुमने इसे मारा है? एक ना शुद्ध दो शुद्ध, इमरान ठंडी सांस लेकर बोला और वो पर्चा बावली की तरफ बढ़ा दिया जो कुछ देर पहले चीते ने तहरीर किया था। बावली इसे पढ़ ही रही थी कि नवाब शमसू भी कमरे में दाखिल हुए और फिर जरा ही सी देर में वहां खासा हंगामा बरपा हो गया। नवाब शमसू के मुलाजिमीन की फौज भद्दी नाक और गनी मूछ वाले फोटोग्राफर को चारों तरफ तलाश करती फिर रही थी। हो सकता है कैप्टन फयाज इसी आदमी की तलाश में यहाँ आया हो, बावली ने नवाब शमसू की तरफ देखकर कहा। नहीं, वो और कोई होगा, नवाब शमसू इमरान को घूरते हुए बोले। कैप्टन फयाज इनकी तलाश में आया था। देखिए जनाब आला, मैं अपनी खुशी से तो यहाँ आया नहीं, इमरान ने मगमूम लहजे में कहा। ये आपकी बावली मुझे धमकी देकर आई थी कि अगर मैंने रोज कुछ वक्त आप लोगों के साथ ना गुजारा तो जबरदस्ती घर से उठवा लिया जाऊंगा। क्यों? नवाब शमसी बावली की तरफ देखकर धाड़े। हाँ महापागल, अगर ये आदमी भी सीधी राह पर लग जाए तो क्या बुराई है? नवाब शमसू फिर कुछ ना बोले, लेकिन गैज़ो गजब इनके चेहरे से साफ जाहिर हो रहा था। अचानक इन्होंने इमरान से पूछा, कैप्टन फयाज तुम्हें क्यों गिरफ्तार करना चाहता है? मैं क्या जानूं, वैसे वो एक एहसान फरामोश आदमी है या मिली भगत है? नवाब शमसू ने तंजिया लहजे में पूछा। देखिए जनाब आला, ये बात मुझसे ना पूछिए, आपको तो इल्हाम होता है और खुदा से हम कलामी का शर्फ भी हासिल है आपको, लिहाजा मुझे बोर ना कीजिए। खुदा से बराह रास्त मालूम कर लीजिए कि क्या किस्सा है। क्या तुम मेरा मजाक उड़ाना चाहते हो? ये इत्तला भी मुझे बावली ही से मिली थी कि आपको खुदा ने एक खास मिशन पर दुनिया में भेजा है। नवाब शमसू कुछ कहने ही वाले थे कि खफ्ती कमरे में दाखिल हुआ और इमरान पर नजर पड़ते ही बेसाख्ता उछल पड़ा। क्या बात है? नवाब शमसू इसे घूरते हुए बोले। यही था जिसने कल मेरी तौहीन की थी। शू शू। चुप बे, क्यों बकवास कर रहा है? इमरान बोला। देखा आपने, शू शू, गजब खुदा का, शू शू, ये क्या हरकत थी? नवाब शमसू ने इमरान को मुखातिब किया। बावली से पूछिए, इसमें मेरा कसूर नहीं। कल रात बहुत अदब से पेश आया था, लेकिन इन हजरत ने मुझसे फरमाया कि इन्हें लखनवी आदाब पसंद नहीं, लिहाजा मैं अवामी बातचीत पर उतर आया। अब क्यों दम निकल रहा है इनका? बावली हंस पड़ी और खपती शू शू करता हुआ कमरे से निकल भागा। कुछ देर खामोशी रही, फिर नवाब शमसू बोले, कैप्टन फयाज मुझसे कह रहा था कि तुम्हें अपने कंपाउंड में कदम भी ना रखने दूं, क्योंकि अब तुम ब्लैकमेलिंग से डाकाजनी पर उतर आए हो। और आपने यकीन कर लिया? इमरान ने सर झटक कर पूछा। ना करने की कोई वजह नहीं, अब मुझसे तो अल्लाह मियाँ की बातचीत होती नहीं, वरना पूछता कि ये कैसा आदमी आपने किस मिशन पर भेज दिया जो पुलिस वालों की बात पर भी यकीन कर लेता है। हद से ना बढ़ो। बावली न सिर्फ चीखी बल्कि इमरान को मारने भी दौड़ी। नहीं, ठहरो, रुक जाओ। नवाब शमसू इनके दरमियान में आते हुए बोले, इसे हक हासिल है, मैं हर एक को तनकीद का हक देता हूँ। ठीक है, मुझे ऐसी बात जुबान से नहीं निकालनी चाहिए जिसका मुझे इल्म ना हो। वाकई आप अजीम हैं। इमरान किसी कदर झुककर बेहद संजीदगी से बोला। सीधा खड़ा हुआ तो इसकी आंखें डुबडुबाई हुई थीं और फिर यक बयक इस पर सच्चाई का दौरा पड़ गया और इसने काट कबाड़ से कैमरा और फ्लैश गन निकाले, जेब से रेडीमेड मेकअप भी निकाल कर नवाब शमसू के कदमों में डालता हुआ बोला, वो नालायक मैं था, मुझ में इतनी सकत नहीं है कि आपके सामने झूठ बोल सकूं, मुझे माफ कर दीजिए। इसके बाद चीते के सामने भी हाथ जोड़कर खड़ा हो गया था। भाई चीते, खुदा के लिए मुझे माफ कर दो, अब मेरी आंखें खुल गई हैं, कहो कि तुमने मुझे माफ कर दिया है। चीते के होंठों पर मुज़म्मिल सी मुस्कुराहट नमूदार हुई और पहली बार इसकी आंखों में इत्मीनान की झलकियां नजर आईं। चलो अब चैन से बैठ जाओ, नवाब शमसू ने पुरशफकत लहजे में कहा। चीता 10-15 मिनट में बिल्कुल ठीक हो जाएगा, इमरान ने बराई हुई आवाज में कहा। फिर वो एक मुअद्दब मुरीद के से अंदाज में घुटने मोड़कर फर्श पर बैठ गया था। बावली ने भी इसकी तकलीद की और नवाब शमसू सामने वाली कुर्सी पर बैठ गए। चंद लम्हे इमरान को तरहम आमेज नजरों से देखते रहे, फिर बोले, इस छत के नीचे तुम्हें कोई गजन नहीं पहुंच सकता। फयाज तुम्हें यहाँ से गिरफ्तार नहीं कर सकता। अभी अभी नदाए गैब मैंने सुनी है, ये मिली भगत का मामला नहीं। फयाज सचमुच तुम्हें डाकाजनी में मलबूस करना चाहता है। अल्लाह तेरा शुक्र है, इमरान की जुबान से ठंडी सांस के साथ निकला। तुम दिल के बुरे नहीं हो, तुम्हें माहौल ने बिगाड़ा है। मिस्टर रहमान की सख्तगिरियों का शिकार हुए हो। अब नवाब शमसू बोले, बावली ही की तरह तुम ही दूसरों के रहम के मुस्तहिक हो। बावली जो करीब ही बैठी थी झुककर इमरान की आंखों में देखती हुई बोली, अब हंस भी दो, मासूम चेहरों पर गम के बादल अच्छे नहीं लगते। इमरान की हंसी अजीब थी, हंस भी रहा था और आंखों से टिप टिप आंसू भी गिर रहे थे। नवाब शमसू उठकर चले गए और बावली अपना बायां बाजू इमरान के गर्दन में डालकर
दाहिने हाथ से आंसू खुश्क करने लगी। दादा देखो मामा, मैं तुम्हारा नामहरम हूँ, इमरान हिकलाया। इस छत के नीचे सब एक दूसरे के महरम हैं, बावली ने कहा। असल बात तो दिल की होती है, यहाँ किसी के दिल में खोट नहीं। अच्छा अच्छा, अब मुझे क्या करना चाहिए? मेरा ख्याल है कि कुछ दिन तुम यहीं रहो, बाहर निकलने की जरूरत ही नहीं। दम घुट जाएगा मेरा। क्या तुमने नहीं देखा था कि फयाज मुझे इस मेकअप में भी नहीं पहचान सका था? हाँ कमाल है, और तुम्हारी वो तदबीर भी बड़ी खूबसूरत थी, इसके सामने ही बाहर निकलवा दिए गए थे। इतने में चीता उठ खड़ा हुआ और बार बार जुबान निकाल कर इस पर कुछ देखने की कोशिश करने लगा। इमरान और बावली भी उठकर इसके करीब पहुंच गए। इमरान ने बावली से कहा, ये पाउडर इतनी नामाकूल चीज है कि सबसे पहले हलक बंद कर देता है और फिर आसाब शिकस्ता हो जाते हैं। तुम बहुत बयानाक हो, चीते ने कहा। ऐसा मालूम हुआ था जैसे इसकी आवाज बहुत दूर से आई हो। तुम कुछ देर आराम कर लो, वैसे मैं जिंदगी भर तुमसे शर्मिंदा रहूंगा, इमरान ने इसका शाना तपक कर कहा और आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ कमरे से निकल गया। तुम ये सब क्यों करते फिर रहे हो? बावली ने इमरान से पूछा। पेट के लिए, छीन झपट कर खाने में बड़ा लुत्फ आता है। अब तर्क कर दो ये आदतें, वरना तुम्हारी बीवी तुम्हारी जान को रोएगी। जहां भी होगी रो रही होगी। क्या मतलब? बीवी होगी तो रोएगी या ख्वामख्वाह रोना शुरू कर देगी? चलो, क्या तुम दोपहर का खाना नहीं खाओगे? आज से तुम महापागल के मेहमान हो, जितने दिन चाहो रह सकते हो। महापागल के नाम पर इमरान सीने पर हाथ रखकर किसी कदर खम हुआ था। क्या मैं इसे इनकी करामत समझूं? बावली ने संजीदगी से कहा। तुम जैसा आदमी दो लफ्जों में राम हो गया। मेरा दिल महापागल की मोहब्बत से सरशार है। रात के 11 बजे थे और इमरान आंखें खोले खराटे ले रहा था। कमरे का दरवाजा अंदर से मुकफिल करके लेटा था। बिस्तर कफल के सुराख से नहीं दिखाई दे सकता था, लिहाजा आंखें खोलकर खराटे लेने में क्या दुश्वारी हो सकती थी। करीबन 15 मिनट बाद इसने कमरे के बाहर नवाब शमसू की आवाज सुनी, जो कह रहे थे, बरखुरदार, अब ये ढोंग खत्म करो। आखिर अपने खराटे किसको सुना रहे हो? इमरान की आंखें पहले तो किसी कदर फैल गईं, फिर हलकों में गर्दिश करने लगीं। इसके बाद वो सर खुजाता हुआ उठ बैठा था। दरवाजा खोलकर राहदारी में आया, लेकिन वो एक सिरे से दूसरे सिरे तक सुनसान पड़ी थी और इसकी छठी हिस्स भी कह रही थी कि देर से किसी ने वहां कदम तक नहीं रखा। एक बार फिर सर खुजाकर वो नवाब शमसू के ख्वाबगाह की तरफ चल पड़ा। कफल के सुराख से तेज किस्म की रोशनी दिखाई दे रही थी। वो झांकने के लिए आगे बढ़ ही रहा था कि दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। नवाब शमसू सामने मिस्री पर सो रहे थे। इमरान खामोश खड़ा देखता रहा। फिर जैसे ही इसने दरवाजा भेड़ने के लिए हैंडल पर हाथ रखा, अजीब किस्म के शोर से पूरी इमारत गूंज उठी। इधर नवाब शमसू उठ बैठे। इमरान सामने ही तेज किस्म की रोशनी में नहाया खड़ा था। ये तुम क्या करते फिर रहे हो? नवाब शमसू की पाटदार आवाज से दीवारें झंझना उठी। इस राहदारी में अब इमरान तनहा नहीं था। बावली, खपती और मुलाजिमीन भी थे, जो गालिबन इस शोर की बिना पर दौड़े आए थे, जो दरवाजे के हैंडल को हाथ लगाने से बरपा हुआ था। नवाब शमसू बिस्तर से उठकर इनके पास आ खड़े हुए और नौकरों को वहां से चले जाने का इशारा किया। अब सिर्फ बावली और खपती वहां रह गए थे। तुम क्या करते फिर रहे हो? इसने फिर इमरान को ललकारा। मैं आपसे माफी मांगने आया था। किस बात की माफी? मैंने आपको धोखा देने की कोशिश की थी। क्या मतलब? आंखें खुली रखकर जोर जोर से खराटे ले रहा था। हाय, क्यों? बावली बोल पड़ी। नवाब शमसू इसे खामोश रहने का इशारा करके फिर इस तरह इमरान की तरफ मुतवज्जा हो गए, जैसे मजीद सवाल किए बगैर पूरी कहानी सुनना चाहते हों। इमरान बराई हुई आवाज में बोला, मैं दरअसल आपकी रूहानी कुव्वत का इम्तिहान ले रहा था, लिहाजा मैंने मुंह की खाई। जब मैं खराटे ले रहा था, मैंने आपकी आवाज सुनी। आप कह रहे थे, बरखुरदार, अब ये ढोंग खत्म करो। आखिर अपने खराटे किसको सुना रहे हो? लेकिन मैं तो बेखबर सो रहा था, नवाब शमसू बोले। मुझे यकीन है, और अब मैं कान पकड़ता हूँ। इमरान अपने दोनों कान पकड़कर बोला। झूठा, शू शू, गद्दार, खपती बेसख्ता बोल पड़ा। खामोश रहो, नवाब शमसू गरजे। तुम चले जाओ यहाँ से, बावली ने खपती को धमकी देते हुए कहा, और वो शू शू करता हुआ वहां से चला गया। चलो अंदर चलो, नवाब शमसू ने अपनी ख्वाबगाह की तरफ इशारा करके इमरान से कहा और बावली से बोले, इसे अंदर लाओ। फिर वो खुद अंदर चले गए थे और बावली इमरान के पास खड़ी रह गई थी। चलो, तुम खुशकिस्मत हो, वो आहिस्ता से बोली। तुम्हारी वजह से आज मुझे भी ये शर्फ हासिल होने वाला है कि मैं महापागल की ख्वाबगाह में कदम रख सकूंगी। मामा, मुझे खौफ मालूम होता है। चलो, तुम्हारा साबका किसी की नतोज आदमी से नहीं है। महापागल अजीम है। वो तो ठीक है, लेकिन वो मजीद कुछ कहने के लिए रुका ही था
کہ خپتی دوڑتا ہوا آیا اور خوابگاہ کے دروازے پر رک کر کہنے لگا، غضب ہو گیا، غضب ہو گیا، شوں شوں، وہ چاروں طرف پیٹرول چھڑک رہے ہیں، اس کے بعد آگ لگا دیں گے۔ نواب شمسو جھپٹ کر باہر نکلے اور اس کا شانہ پکڑ کر ہلاتے ہوئے بولے، کیا بک رہے ہو؟ چار پاگل؟ کون ہیں وہ؟ ہمارے شوں شوں پاگلوں میں سے نہیں ہیں۔ بند کرو یہ شوں شوں، آؤ میرے ساتھ۔ راہداری کے سرے پر پہنچے ہی تھے کہ دو ملازم بھی بکھلائے ہوئے آ ٹکرائے۔ آگ آگ! وہ انہیں دیکھتے ہی چیخنے لگے اور پھر وہ سب دوڑتے ہوئے کمپاؤنڈ میں پہنچے تھے۔ عمارت کے جنوبی بازو سے جہاں پاگلوں کا اجتماع ہوتا تھا شعلے بلند ہو رہے تھے۔ فائر اسٹیشن کو فون کرو، نواب شمسو دھاڑے، اور پھر اچانک ایک زوردار دھماکہ ہوا اور رہائشی حصے سے بھی دھوئیں کا کثیف بادل فضا میں بلند ہونے لگا۔ دھماکہ ایسا ہی زبردست تھا کہ کئی لوگ منہ کے بل زمین پر گر پڑے تھے، ان میں باولی بھی شامل تھی۔ صرف عمران اور نواب شمسو کھڑے رہ گئے۔ پھر شاید عمران نے سوچا تھا کہ اسے دوسرے گر پڑنے والوں سے مختلف نہ ہونا چاہیے، لہٰذا وہ بھی باولی کے قریب ہی گر پڑا۔ کیا تم بے ہوش ہو گئیں؟ اس نے آہستہ سے پوچھا۔ تم جتنی جلدی ممکن ہو سکے یہاں سے نکل جاؤ، ورنہ کسی بڑی مصیبت میں گرفتار ہو جائیں گے، بھاگو۔ دوسری صبح عمران سائیکو مینشن کے رہائشی فلیٹوں میں سے ایک میں بیٹھا شیو کر رہا تھا اور آج کا اخبار میز پر پڑا گویا اسے منہ چڑھا رہا تھا۔ آج کی شہ سرخی تھی، پاگل نگری میں مہا پاگل کا محل راک کا ڈھیر ہو گیا۔ خبر کے مطابق عمران کے وہاں سے کھسک آنے کے بعد 3 دھماکے اور ہوئے تھے اور پوری عمارت تباہ ہو گئی تھی۔ اس سلسلے میں مہا پاگل یا اسے کسی قریبی آدمی کا کوئی بیان شائع نہیں ہوا تھا۔ عمران شیو کر کے اٹھا ہی تھا کہ کسی نے دروازے پر دستک دی اور وہ کھلکھلاتی ہوئی سی آواز میں بولا، کم ان۔ ہینڈل گھما کر کسی نے دروازہ کھولا۔ او ہو، ہاؤ ڈو یو ڈو ڈیئر آنٹی، وہ مڑ کر بولا اور جولیا نے زوردار آواز کے ساتھ دروازہ بند کرتے ہوئے کہا، تمہارے سر پر موت منڈلا رہی ہے اور ساتھ ہی جتا بھی رہی ہے۔ عمران کا لہجہ غمناک تھا۔ سفارت خانہ پاگل ہوا جا رہا ہے تو پھر اسے پاگل خانہ کہو۔ سفارت کو بدنام کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تمہیں سائیکو مینشن نہیں آنا چاہیے تھا۔ سفارت خانہ میرا تعاقب نہیں کر رہا تھا اس وقت، اور اس وقت میں اپنے پسندیدہ میک اپ میں یہاں سے چلا جاؤں گا۔ بار بار تمہارا حلیہ ریڈیو پر دہرایا جا رہا ہے۔ انٹرنیشنل فیم کا آدمی ہونا بہت مشکل ہے۔ اپنا جی تو اس وقت خوش ہوگا جب ساری دنیا کے ریڈیو اسٹیشن میرا حلیہ دہرانا شروع کر دیں۔ وہ دھم سے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گئی۔ مگر تم یہاں کیوں دھری ہوئی ہو؟ عمران نے کچھ دیر بعد پوچھا۔ مجھے ہدایت ملی ہے کہ تمہارے ساتھ رہوں، وہ برا سا منہ بنا کر بولی۔ نامعقولیت کی بھی حد ہوتی ہے۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ تمہاری چیف کو کس خانے میں فٹ کیا جائے۔ آخر تم میں کون سے سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں؟ میں فضول بکواس سننے کے لیے نہیں آئی۔ B11 کے سامنے والی عمارت غضنفر پیلس میں ہمیں قیام کرنا ہے۔ اچھا، فی الحال تم اسی کرسی پر قیام کرو، میں ابھی آیا۔ جولیا کو نشست کے کمرے میں چھوڑ کر وہ بیڈ روم میں آیا۔ ٹھیک اسی وقت فون کی گھنٹی بھی بجی۔ ہیلو، عمران نے ریسیور اٹھا کر ماؤتھ پیس میں کہا۔ کون ہے؟ دوسری طرف سے صفدر کی آواز آئی۔ میں ہوں۔ اچھا تو سنیے، نواب شمسو، باولی اور خپتی نے آپ کے فلیٹ میں ڈیرا ڈال دیا ہے۔ نواب شمسو آپ سے ملنے کے لیے بے چین ہے۔ اچھا، دوسری طرف کیا ہو رہا ہے؟ کیپٹن فیاض نے نواب شمسو کا بیان لینے کی کوشش کی تھی، لیکن اس نے یہ کہہ کر ٹال دیا ہے کہ جب دھماکوں کے اسباب سے ہی واقف نہیں ہے تو بیان دے کر کیا کرے گا۔ اتنا ہی کافی ہے کہ وہ سو رہا تھا۔ اچانک ملازموں نے اسے جگا کر اطلاع دی کہ عمارت کا جنوبی پہلو آتش زدگی کا شکار ہو گیا ہے۔ وہ سب باہر نکلے تو پوری عمارت یہ کے بعد دیگرے کئی دھماکوں کی وجہ سے ڈھیر ہو گئی۔ اس نے کسی پر بھی شبہ ظاہر نہیں کیا۔ کیا کیپٹن فیاض کو اس کا علم ہے کہ نواب شمسو میری تلاش میں ہے؟ یقین کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا۔ ابھی تک تو فیاض آپ کے فلیٹ کی طرف نہیں آیا۔ اچھی بات ہے۔ اب مجھ سے رابطہ قائم کرنا ہو تو غضنفر پیلس کے نمبر پر رنگ کرنا۔ غالباً تم سمجھ گئے ہوگے۔ جی ہاں، عمران نے سلسلہ منقطع کر دیا۔ قریباً آدھے گھنٹے کے بعد جب وہ بیڈ روم سے برآمد ہوا تو جولیا بکھلا کر کھڑی ہو گئی۔ خوش رہو میری بچی۔ عمران نے ہاتھ اٹھا کر اسے دعا دی۔ وہ ایک سفید فام غیر ملکی پادری کے میک اپ میں تھا۔ جولیا نے ایسا برا منہ بنایا تھا کہ اس کی آواز سن کر جیسے حلق میں نوالا اٹک گیا ہو۔ اگر کہانی اچھی لگی ہو اور آپ کو میرا کنٹینٹ پسند آ رہا ہو
تو مہربانی فرما کر چینل کو سبسکرائب کیجیے اور آنے والے کہانی اور ناولوں سے لطف اندوز ہوتے رہیے گا۔ بہت بہت شکریہ۔